जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये देखिए कितनी जबरदस्त बात बोली गई है कि मिस्टेक्स आर ऑलवेज फॉरगिवेबल इफ वन हैज द करेज टू एडमिट देम। हम क्या करते हैं, हम हमारी जो मिस्टेक्स है, हमारी जो गलतियां हैं, उसे दूसरों पर थोप देते हैं। उसे क्या करते हैं, दूसरों पर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि इसके वजह से हुआ। अगर आपने कुछ गलती की है, ये मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से हुआ है। इससे क्या हो रहा है, इससे आप खुद को रेक्टिफाई करने के जो चांसेस है वो कम कर रहे हो। आप खुद को सुधारने के जो चांसेस है वो कम कर रहे हो। लेकिन जब आप मान लेते हो कि हाँ ये मेरी गलती थी, जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, जो भी हो रहा है, अगर आप देखो तो आपकी डिसीजंस की वजह से ही हो रहा है। अगर आप वो मान लो तो आपके डिसीजंस को आप बेटर कर सकते हो, आपके डिसीजंस को आप बेहतर कर सकते हो। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खुद को सुधारना वही एक सक्सेसफुल इंसान की निशानी होती है, एक विनर की निशानी होती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आपने गलतियां की है उसे खुद को रिस्पॉन्सिबल मानिए, ना कि दूसरों पर थोपिए। तो आइए आज हम 19 अगस्त का जो एनालिसिस है वो देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ के लिए, जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूं कि पीडीएफ जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके रिवीजन के लिए, जिससे कि आपका नोट बनाने में जो टाइम है वो भी बच जाता है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जो करंट अफेयर्स है उसके लिए जो इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है ये, और जो कौन बनेगा आईएएस सीरीज है, कौन बनेगा आईएएस सीरीज एक्सक्लूसिवली जो एमएम एकेडमी ऐप है उसी पर आती है। लेकिन आप सभी के लिए जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, मतलब जो कौन बनेगा आईएएस सीरीज की पीडीएफ है, उसमें क्योंकि हम पीआईबी एआर सभी कवर करते हैं तो उसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं। तो टेलीग्राम से आपको वो भी पीडीएफ मिल जाया करेगी, इसलिए आप फॉलो जरूर कीजिए और जो भी वीडियो अपडेट्स आते हैं उससे भी आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, वहां पर आपको जो भी अपडेट्स रहते हैं वो सब मिल जाते हैं। अगर कोई ऑफर वगैरह आ रही है वो सब आपको वहां से मिल जाती है, तो आप फॉलो जरूर कीजिए। फेसबुक तो है ही। तो चलिए मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर आते हैं। तो आपको ये जो प्लेस है, ये प्लेस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब यहां पर जब हम एडिटोरियल पेज आइडियाज पेज देखते हैं तो कई इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, कई इंटरेस्टिंग एडिटोरियल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो सियोल है, मतलब साउथ कोरिया है, उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर पीएम केयर्स। अब देखिए ये जो आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल से हम पीएम केयर फंड क्या है, उसकी क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, उसी के साथ साथ नेशनल रिलीफ फंड जो है उसके बारे में यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आरबीआई का डिलेमा। अब देखिए बेसिकली यहाँ पर बात क्या की जा रही है, जो आरबीआई है उसकी जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे कंट्री को लेकर, हमारे मॉनेटरी सिस्टम को लेकर, तो वो भी यहाँ पर सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जब हम बात करते हैं रीथिंकिंग द सिटी। अब देखिए यहाँ पर ये वाला आर्टिकल हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, मतलब पहले भी हमने इसके बारे में देखा हुआ है। बेसिकली इसमें रीथिंक करने की बात की जा रही है, फिर से एक बार सोचने की बात की जा रही है। तो कौन कौन सी चीजों के बारे में, तो सबसे पहले तो वाटर के बारे में। आप सभी को पता है जो पानी है, पानी खत्म होते जा रहा है। अगर हम अंडरग्राउंड वाटर देखें तो वो भी खत्म होते जा रहा है। अगर हम पीने का पानी देखें, डैम्स में पानी देखें, तो बहुत समस्याएं जो है हमें देखने को मिल रही है। तो पानी जो है उसके बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए, जिससे कि हम हमारी सोसाइटी को एक बहुत ही शानदार और अच्छी सोसाइटी बना सके। देखिए क्या होता है कि जब हम आइसोलेशन की बात करते हैं, जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, तो उस टाइम पर हर इंसान, हर इंडिविजुअल इंसान जब उसे अकेले रहना है तो अपने आप में वो आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आप खुद सोचिए कि हम इंडिया, ठीक है, एक बड़े लेवल पर लेते हैं जिससे कि आपको छोटे लेवल की चीज समझ में आ जाएगी। इंडिया है, अब इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं हम, मतलब जो हमारे पास नहीं है वो हम इंपोर्ट करते हैं, और जो हमारे पास ज्यादा है, एक्सेस में है, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब अगर ऐसा बोल दिया जाए कि इंडिया को आइसोलेट रहना है, इंडिया किसी के साथ भी ट्रेड नहीं करेगा, इंडिया ना ही एक्सपोर्ट करेगा ना ही इंपोर्ट करेगा, इसका मतलब क्या है, इंडिया को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। मतलब जो भी चीजें हैं सब हम खुद को ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, जो भी चीजें हम खुद को ही जो बनाना है वो करना पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर हम उस चीज के लिए सक्षम नहीं है तो क्या हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन सकते हैं? क्या इंडिया को आइसोलेट रहना ये क्या सही होगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये एक हमने बड़ा एक ये ले लिया है। अब आप छोटे इस पर आइए, मतलब क्या है कि हमने ये वाली चीज देख ली है, अब हम उसी के छोटे भाग पर आते हैं। छोटे भाग पर एक इंडिविजुअल आ रहा है, एक फैमिली आ रही है।
तो फैमिली के बारे में सोचिए कि जब हम उसे आइसोलेट करने की बात कर रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि उसे आत्मनिर्भर पूरी तरीके से रहना पड़ेगा। मतलब कि उसके पास पानी जो है वो प्रॉपर रहना चाहिए, खाना न्यूट्रिशनल डाइट रहना चाहिए, और उसी के साथ साथ जो बाकी की चीजें होती है वो भी उसके पास रहनी चाहिए। अब जो उसके पास नहीं है उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। अब जो स्लम एरिया हम देखते हैं, तो स्लम में क्या होता है, एक ही नल हमें देखने को मिलता है, वहीं से हर इंसान जो है पानी भरने के लिए आता है। अब उसमें हम आइसोलेट अगर कर दे तो क्या ये पॉसिबल होगा? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए पानी जो है उसकी समस्या को हल करने के लिए सभी के पास पानी पहुंचाना ये बहुत जरूरी है, तब जाकर हम सोशल डिस्टेंसिंग आइसोलेशन की बात कर सकते हैं। सेम फूड एंड न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं, तो कितने सारे लोग, हमने जो हंगर इंडेक्स है उसमें देखा था, कितने सारे लोग भूखे हैं, उनको न्यूट्रिशन डाइट नहीं मिलता है, उनको खाना नहीं मिलता है। तो ऐसे समय पर हम क्या उन्हें बोल सकते हैं कि आप अलग रहो, आप आइसोलेट रहो, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको जब खाना नहीं मिल पा रहा है, उनकी भूख जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब वो सोशल डिस्टेंसिंग बीमारी से मर जाए उनको चलेगा, लेकिन भूख से मरना ये उनको बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए फूड एंड न्यूट्रिशन जो है ये सब तक पहुंचाना ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और पोल्यूशन एंड एनर्जी, कितने सारे लोग पोल्यूशन की वजह से मरते हैं, जो एनर्जीज है वो उनको नहीं मिल पाती है। एनर्जीज मतलब खाने की वजह से जो एनर्जी मिलती है वो नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी बोल दीजिए, ये सारी एनर्जीज बोल दीजिए, जिससे कि पोल्यूशन जो है वो कम हो जाए। तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये तीन चीजें जो है सिटी के लिए, ये तीन चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और इस पर पुनः विचार जो है ये किया जाना चाहिए सरकार के तरफ से। तब जाकर एक अच्छी जिंदगी जो है वो लोगों के द्वारा जी जा सकती है, ऐसा इस आर्टिकल के थ्रू बताया गया है। चलिए हम यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन की बात करते हैं। तो अब देखिए ये वाला जो आर्टिकल है, हाउस पैनल समन पावर, अब ये वाला किसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है? ये कमिटीज के बारे में बात कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, फेसबुक जो है उसके लिए कमिटी का गठन किया गया, उसमें समन जो है किया जा रहा है शशि थरूर के द्वारा, क्योंकि वो उसके हेड है उस कमिटी के। तो देखिए कमिटीज अलग अलग तरीके की होती है, एक होती है एडहॉक कमिटी, एक होती है स्टैंडिंग कमिटी। एडहॉक मतलब क्या होता है कि वो टेम्पररी बेसिस पर बनाई जाती है। मतलब कोई समस्या आ गई है, उस समस्या का निवारण करने के लिए कोई कमेटी का गठन किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं एडहॉक कमेटी। लेकिन कोई कमिटीज होती है जो परमानेंट होती है, परमानेंट नेचर की होती है, तो उस कमिटी को हम कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी। तो यहाँ पर अलग अलग कमिटीज के बारे में बात की गई है, कई बार डिस्कशन किया गया है पॉलिटिकल लेक्चर्स में, कमिटीज के बारे में हम डिस्कस जो है वो कर लेंगे। यहाँ पर दूसरा है अमेरिका जो है वो यहाँ पर मेल के थ्रू जो वोटिंग है उसकी बात कर रहा है। तो अब यहाँ पर इलेक्शंस आप सभी को पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इलेक्शन में खड़े रहने वाले हैं, और यूएसए में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो मेल के थ्रू भी जो वोटिंग है उसकी बात की जा रही है। तो उसके रिगार्डिंग में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला आर्टिकल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला आर्टिकल भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ऑडिटिंग के बारे में बात की गई है, तो काफी हेल्दी आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपके तरफ से इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, आपकी तरफ से इतना भरोसा आ रहा है, तो इसलिए ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही क्वालिटी के जो कोर्सेस है आपके सामने लेकर आओ। और जो आ भी रहे हैं, आपने देखा है बहुत सारी जो एग्जाम्स है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब हमारे जो कोर्सेस है उसके थ्रू ही हमें देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आप जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप, और आप गूगल प्ले स्टोर, आपको लिंक जो है कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन दोनों ही जगहों पर मिल जाएगी। उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और उसी के साथ साथ पेमेंट ऑप्शन जो है, वेरियस पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है जहां पर आप पे कर सकते हो। और उसी के साथ साथ इतने कम प्राइजेस में आपको इतने अच्छे कोर्सेज जो है मिल रहे हैं। बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी 50% ज़्यादा हो चुका है, एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी, उसी के साथ एथिक्स, उसी के साथ बहुत सारे कोर्सेज जो है आपके सामने आने वाले हैं। तो इसलिए मज़ा आ जाएगा आप सभी को, और इतने कम प्राइजेस है, इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर फर्स्ट इस पर आते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ पीएम केयर्स। बेसिकली क्या हुआ है, पीएम केयर्स फंड, इसकी कंटिन्यूसली कंट्रोवर्सी चल रही है। कंटिन्यूसली कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है? पीएम केयर्स फंड, अब ये पीएम केयर्स फंड क्या है, तो ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन पीएम केयर्स फंड जो है इसका गठन किया गया था पेंडेमिक के लिए। जो पेंडेमिक है वो आया है, तो सरकार जो है सही तरीके से सिर्फ उसके ही लिए पैसे खर्च कर सके, इसके लिए एक सेपरेट फंड बनाया गया। उसमें वेरियस लोग जो है कंट्रीब्यूट कर रहे थे, कुछ लोग शो ऑफ भी कर रहे थे। तो जो भी लोग यहाँ पर पैसे जो है उसमें डोनेट कर रहे थे, और डोनेशन लिया जा रहा था इंडिविजुअल कंपनीज, अलग अलग तरीके से बहुत सारे जो गवर्नमेंट सरकारी जो लोग हैं उन्होंने अपनी सैलरी जो है, एक दिन की सैलरी, ये भी कंट्रीब्यूट की थी। फिर वो हमारे फोर्स हो जाए, सभी ने कंट्रीब्यूट किया, तो काफ़ी हेल्दी पैसा जो है वहाँ पर इकट्ठा हो गया।
और फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी शुरू तब से हुई जब आरटीआई जो है वो दिया गया, आरटीआई कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ है और सरकार ने कितना खर्च किया है। और फिर जवाब में क्या आता है? जवाब में आता है कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है और इसीलिए जो आरटीआई है इस पर लागू नहीं होता है। कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और फिर उसके बाद जो सीएजी है, जो ऑडिटिंग करते हैं, ये भी बोला गया है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो इसकी ऑडिटिंग नहीं करेंगे, बल्कि एक इंडिपेंडेंट कोई व्यक्ति रहेगा वो इसकी ऑडिटिंग करेगा। दूसरी कंट्रोवर्सी। अब तीसरी कंट्रोवर्सी ये आ गई कि जो अपोजिशन है सभी ने यहाँ पर एक पीआईएल जो है दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो भी पीएम केयर्स का पैसा है वो सब जो नेशनल रिलीफ फंड है उसमें डाल दिया जाए। तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को खारिज कर दिया। तो इसके वजह से और जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो यहाँ पर शुरू हो गए। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो कुछ चीजें हैं जो आपको पता रहना जरूरी है। पीएम केयर्स फंड क्या है, कौन कौन पैसा इसमें डाल सकता है, किस किस को इसमें जो सहूलत है वो मिल रही है, इनकम टैक्स में बोली है। क्योंकि ये भी बोला गया है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी को पता होगा कि जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं कंपनीज के थ्रू, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर 2% हिस्सा जो है 3 साल के कंसेक्यूटिव ईयर्स का प्रॉफिट का वो लिया जाता है। तो जो सीएसआर है उसमें भी इसको इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो इसलिए काफी बड़ी कंट्रोवर्सी इसमें आ रही है। अब किस तरीके से आ रही है वो अब आगे जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम केयर्स फंड की। पीएम केयर्स फंड क्या है? डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें, पीएम केयर जो है सेटअप किया गया था पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या था, रजिस्टर्ड हुआ था मार्च 27 2020 को। अब इसमें डोनेशन जो है वो लिए जा रहे थे, ठीक है, फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशन टू द फंड। यहाँ पर 100% टैक्स एग्जम्पशन। देखिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 100% टैक्स एग्जम्पशन यहाँ पर आ रहा है, पहली चीज, ठीक है। यहाँ पर हम ये पहली चीज मतलब क्या है, जैसे इक्वेशन हम बनाते हैं ना मैथ्स में, तो यहाँ पर क्या है उसी तरीके से हम 1 2 3 पॉइंट लिखेंगे जिससे कि गवर्नमेंट से इसका कनेक्शन है या नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट मतलब सरकार, इससे कुछ कनेक्शन है या नहीं। अब आप बोलोगे तो पीएम केयर्स फंड सरकार ने ही बनाई है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो इसमें पैसा आ रहा है, जो ट्रांजेक्शन है, उसका सरकारी चीजों से लेन देन है या नहीं, उससे संदर्भ में। अब 100% टैक्स एग्जम्पशन मतलब सरकारी चीज से इसका संबंध है कि आप अगर डोनेट कर रहे हो तो आपको टैक्स में इसमें ये मिलेगा। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब उसके बाद ये जो है डिफरेंट है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से, ऐसा भी ये बोला गया। पर्पस अगर हम देखें तो यहाँ पर जो रिलीफ है, असिस्टेंस है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो पेंडेमिक की वजह से आई है, ठीक है, तो उसके लिए इसका गठन जो है वो किया गया। उसी के साथ साथ कंपोजिशन जब हम देखते हैं, अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये मैं दूसरा इक्वेशन इसको दूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो कंपोजिशन है वो देखने को मिल रहा है। तो चेयरपर्सन कौन है? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री सरकारी है ना, सरकारी एक ये है अफसर, हम नहीं बोलेंगे, जो काम करने वाले व्यक्ति है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी हमें देखने को मिलते हैं, ये भी गवर्नमेंट के हैं। और बाद में 3 ट्रस्टी नॉमिनेट किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, नॉमिनेशन है, ये भी हमें गवर्नमेंट के देखने को मिलते हैं। तो मतलब दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर साबित होता है कि ये सरकार से कनेक्टेड है, सरकारी चीजें जो है हमें इसमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अब यहाँ पर आ रहा है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, क्योंकि बात क्या की जा रही थी कि पीएम केयर से पैसा निकालकर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो है उसमें डाल दिया जाए। इसका इंस्टीट्यूट किया गया था 1948 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिससे कि जो डिस्प्लेस्ड व्यक्ति रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि क्या हुआ जब हमें आजादी मिली थी उस टाइम पर भारत और पाकिस्तान ये सेपरेट हो गए थे। तो पाकिस्तान में कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो इंडिया में आना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान जो है उसमें वो चले गए सेपरेशन के टाइम पर। तो फिर वो जब वापस आ रहे हैं तो ये जो डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं उसके लिए बनाया गया था। फंड को रिकॉग्नाइज किया एज अ ट्रस्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, और उसी के साथ साथ यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है ये नोटिफाइड किया गया 100% डिडक्शन, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में। पर्पस क्या है कि भाई नेशनल कैलेमिटीज जो आती है, फ्लड्स हो जाए, साइक्लोन्स आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो उसके लिए ये किया जाए। और इसलिए ये भी कंट्रोवर्सी आ रही थी कि जब ऑलरेडी नेशनल रिलीफ फंड है कोई भी कैलेमिटीज के लिए, तो फिर पेंडेमिक के लिए सेपरेट एक फंड बनाने की जरूरत क्या थी। कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इसमें एंटायरली पब्लिक कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है और बजटरी सपोर्ट इसको नहीं मिलता है, ठीक है। कोई भी बजटरी मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से इसमें पैसे ट्रांसफर, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है पब्लिक कंट्रीब्यूशन उस पर चलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो पीएम केयर्स है
और उसी के साथ पीएम नेशनल रिलीफ फंड है, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है हमें थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। लेकिन पीएम केयर्स फंड अगर हम देखें उसकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आरटीआई में नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। अब आरटीआई की जब हम बात करते हैं, आरटीआई एक्ट, ठीक है, आरटीआई एक्ट हमें कब देखने को मिलता है? 2005 से देखने को मिलता है। मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, हर व्यक्ति को इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है। अब क्या उसी व्यक्ति को अधिकार है कि सिर्फ वही आरटीआई दाखिल कर सकता है जो कि इनकम टैक्स पे कर रहा है? जी नहीं, वैसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो आरटीआई है वो दाखिल कर सकता है और इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकता है। अब किसके पास दी जाती है? इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये सारी चीजें हम पॉलिटिकल लेक्चर्स में देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं सेक्शन 2H ऑफ आरटीआई एक्ट, तो अंडर सेक्शन 2H पब्लिक अथॉरिटी जो है, पब्लिक अथॉरिटी पर ही सिर्फ आरटीआई दाखिल किया जा सकता है। पब्लिक अथॉरिटी मतलब क्या है? कोई भी अथॉरिटी या बॉडी या इंस्टीट्यूशन या सेल्फ गवर्नमेंट जो स्टैब्लिश की गई है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत, भली वो यूपीएससी हो, भली वो स्टेट पीएससी हो, भली वो फाइनेंस कमीशन हो, भली वो कोई भी जो भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाई गई, इलेक्शन कमीशन हो, उसी के साथ साथ अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है, उसके तहत अगर बनाई गई है तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी में आएगी। और फिर यहाँ पर जो बॉडी ओन कंट्रोल फाइनेंस की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसे फाइनेंस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा मिल रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंड जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। अभी आप सभी को पता होगा कि ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है ये आरटीआई के अंडर में आएगा, ये हाल ही में बताया गया था, पहले नहीं आता था, अब हाल ही में बताया गया है। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि बट ऑब्वियस है ना यार, ये भी जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देखने को मिलता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर पीएम केयर्स फंड, आप देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो फाइनेंस किया जा रहा है गवर्नमेंट का, इसमें रोल देखने को मिल रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर पीएम केयर्स जो है वो भी इसमें आएगा, पीएम केयर जो है वो भी इसमें हमें देखने को मिल रहा है। तो क्यों यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों यहाँ पर नहीं आ रहा है? तो इसके बारे में कंट्रोवर्सी जो है हमें पीएम केयर से लेकर देखने को मिल रही है। तो ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको सारी ही चीजें ओवरऑल पर्सपेक्टिव से यहाँ पर सब कुछ बता दिया है। पीएम केयर जो है वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी जरूरी होती है, नहीं तो लोगों का भरोसा जो है वो उठ जाएगा। हमने इतना कंट्रीब्यूट किया है, लोगों ने भर भर के कंट्रीब्यूट किया है, कुछ लोगों ने मतलब के लिए किया है, कुछ लोगों ने अपनी चाह से किया है कि नहीं मुझे करना है ना। अब यहाँ पर एक चीज ये भी आती है, आप खुद सोचिए कि जिन लोगों ने करोड़ों रुपए, आम जनता जो उन्होंने 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए, लाख रुपए तक दिए हैं, मतलब उनको खुद को शॉर्टेज हो लेकिन देश के लिए अच्छा हो, काफी लोगों ने वैसे भी पैसे जो है वो डोनेट किए हैं। अब वैसे सिनारियो में आप खुद सोचिए कि जिन्होंने करोड़ों रुपए दिए हैं, कि उन्होंने अगर 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, जितने भी करोड़ उनसे हो सके, और उसके बाद भी उन्हें इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि अगर इतना चला भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं ये कि फर्क सबको पड़ता है, अगर किसी के पास बहुत करोड़ों रुपए, 1000 रुपए भी गए तो भी फर्क पड़ता है, लेकिन टैक्स एग्जम्पशन दिया जा रहा है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, टैक्स में तो रिलीफ मिल रहा है ना, जो इतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है तो उसमें सहूलत मिल रही है ना। तो ऐसे सिनारे में आप खुद सोचिए कि जो इतने करोड़ों रुपए दे रहे हैं और उसके बाद उनको टैक्स में भी एग्जम्पशन मिल रहा है, लेकिन इतने पैसे देने के बाद भी क्या उनको ये नहीं लगता है कि अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए हमारे पैसों की? ऐसा क्यों? क्यों कोई भी बात नहीं निकलती है उन लोगों से जिन्होंने इतने इतने पैसे दिए, इतने इतने करोड़ों रुपए दिए हैं, कि नहीं अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए? क्यों ये इसमें नहीं आ रहा है? सोचने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है करंट क्राइसिस। यहाँ पर लिमिटेशंस जो है ऑफ सेंट्रल बैंकिंग फ्रेमवर्क एक्सपोज कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं, हम हाँ इसने इतने इतने पैसे दे दिए, हाँ ये तो सबसे बड़ा देशभक्त है, सबसे बड़ा ये है। हाँ, भावना में नहीं बहना, प्रैक्टिकलिटी सोचना, हर पर्सपेक्टिव से, हर एंगल से चीजों को देखना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं करंट क्राइसिस एक्सपोज लिमिटेशंस ऑफ द सेंट्रल बैंकिंग फ्रेमवर्क। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंट्रल बैंक मतलब कि हमारे यहाँ आरबीआई है। आरबीआई जो भी यहाँ पर चीजें करती है, जो भी चीजें करती है, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं? कि उन्हें इन्फ्लेशन रेट जो है काबू में रखना है, जो करेंसी है उसका सर्कुलेशन प्रॉपर रखना है, जिससे कि इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा ना हो सके। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स अगर हम देखें, हमारे यहाँ पर जो ग्रोथ है वो कम नजर आ रही है, मतलब स्लो डाउन जो है वो देखने को मिल रहा है। रिसेशन जो है वो भी आ चुका है, आ सकता है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो जब इतना स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, उस सिलसिले में आरबीआई जो है उसने काफी अपने मेजर्स लिए, काफी सारे मेजर्स लिए। अगर आप देखो इनोवेटिव मेजर्स, मास्टर स्ट्रोक, क्या क्या नहीं कहा गया आरबीआई के जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उसको। तो अब
जब इतने सारे मेजर्स लिए गए हैं उसके बाद भी कुछ खासा फर्क हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और यही चीज यहाँ पर आर्टिकल के थ्रू बोली जा रही है। लेकिन हमें पॉलिटिकल इसमें नहीं जाना है, हमें जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उस पर स्टिक रहना है। तो ओवर दी पास्ट फ्यू मंथ्स आरबीआई जो है उसने यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के साथ मिलकर काफी सारे मेजर्स लिए हैं, जिससे कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है उससे आगे बढ़ा जा सके, उसे एड्रेस किया जा सके, जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसको एड्रेस किया जा सके। मल्टीपल यहाँ पर कंसिडरेशन किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं खास आपके लिए जो अलग अलग इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें हैं वो लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि एक इसमें आपको सब समझ में आ जाए। अब जिसने ये वीडियो मिस किया है, आगे मैं ये सब नहीं बताऊंगा, तो जिन लोगों ने ये वीडियो मिस किया है उनका ये मिस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ हर वीडियो रेगुलरली देखिए, उससे आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। भली अप्रैल तक का पूछा जाएगा तो मैं क्यों देखूं, मेंस में तो आएगा, यू इंटरव्यू में तो आएगा। इसलिए कभी भी ये आदत आपको कभी नहीं छोड़नी है न्यूज़पेपर एनालिसिस देखने की। भले आपने प्रीलिम्स पास आ गई हो, मेंस पास आ गए, ये आपको आदत नहीं। आधा घंटा लगता है यार, आधे घंटे में क्या ही उखाड़ लोगे आप, क्या ही कर लोगे। तो इसलिए आधा घंटा ही आप देखो, काफी प्रोडक्टिव होता है, काफी सारे एस्पेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि जो 2019 में चीज चल रही है वो आज हम डिस्कस कर रहे हो, ऐसा भी हो जाता है। जैसे पीएम केयर्स फंड 19 से चलता आ रहा है ना, 19 नहीं 20 से चलता आ रहा है। तो इसलिए ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। कल की आर्टिकल में हमने 2019 में चल रहा था वो देख लिया था। तो इस तरीके से क्या है कि आपको जो भी चीजें हैं आपको बहुत फायदा मिलेगा। पीएम केयर्स नहीं, वो नेशनल रिलीफ फंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो काफी साल से चलता आ रहा है ना। तो इसलिए क्या होता है कि आपको कौन सी चीज कब काम आ जाए ये आप बता नहीं सकते। हो सकता है कि कल कल एग्जाम है, आज का आपने न्यूज़पेपर एनालिसिस देखा, आज हमने वो चीज डिस्कस कर ली जो कल के पेपर में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कभी मिस मत कीजिए, आधे घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नॉलेज ही मिल रहा है, और जहां से नॉलेज मिल रहा है वहां आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की गई बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। आइदर यहाँ पर क्या है कि इंटरेस्ट रेट पेएबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और दी मॉनेटरी सप्लाई। यहाँ पर एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा क्या है, ठीक है। देखिए दो तरीके की पॉलिसीज होती है, दो तरीके की पॉलिसीज होती है हमारे करेंसी को जो सर्कुलेशन में चल रही है उसे कंट्रोल करने के लिए। वो कौन सी होती है? एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंस क्या है? फिस्कल पॉलिसी जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। मतलब कि क्या है बेसिकली, इन दोनों का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो सर्कुलेशन में पैसा चल रहा है, ठीक है, ये कंट्री है, कंट्री में जो पैसा चल रहा है उसे कम किया जाए, उसे सर्कुलेशन से बाहर निकाल कर रखा जाए, या फिर ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में इंड्यूस कर दिया जाए, ये मकसद होता है। तो फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार के द्वारा की जाती है। सरकार जो है वो कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आएगी, टैक्स से रिलेटेड हो जाए, रेवेन्यू से रिलेटेड हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो जाए, कि यहाँ पर वो सर्कुलेशन में जो पैसा चल रहा है उससे कुछ कम ज्यादा कर ले, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये लाई जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा, मतलब आरबीआई के द्वारा, ठीक है। इसमें अलग अलग मेजर्स होते हैं, वो हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से होते हैं, जिससे कि जो सर्कुलेशन में पैसा चल रहा है उसे वो मैनिपुलेट कर सके। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो रहनी चाहिए, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो है वो रहनी चाहिए, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर प्राइस स्टेबिलिटी रहनी चाहिए ग्रोथ के साथ, ठीक है। ग्रोथ जो है वो रहनी चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें चार ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। मेंस पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे? तो प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो रहनी चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, मतलब आरबीआई के। एक्सचेंज स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, मतलब रुपी के कंपैरिजन में डॉलर जो है वो स्टेबल रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि रुपी जो है वो गिरते हुए जा रहा है सीधा 100 के पार। उसी के साथ एम्प्लॉयमेंट रहनी चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट निकलना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ रहनी चाहिए। तो ये चार ऑब्जेक्टिव्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा की जाती है? पहले तो खैर कुछ इतना ये नहीं था, लेकिन अब उसके लिए सेपरेट कमेटी बनाई गई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके? बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो है फिक्स किया जाए, इन्फ्लेशन टारगेट, इन्फ्लेशन टारगेट रखा गया है 4+-2, मतलब इन्फ्लेशन जो है 2% से लेकर 6% तक का रहना चाहिए। अब हमें अलग अलग इन्फ्लेशन देखने को मिलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कौन सा इन्फ्लेशन हम कंसीडर करते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। होलसेल प्राइस इंडेक्स का करते हैं या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का? ये हमने कई बार देखा हुआ है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। कंपोजिशन जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं 6 मेंबर्स, टोटल 6 मेंबर्स, 3 आरबीआई की तरफ से, 3 गवर्नमेंट की तरफ से। 3 आरबीआई के जो है इंक्लूडिंग गवर्नर,
ठीक है, और 3 गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड होते हैं। तो इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। चलिए आगे, अब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के वो कौन कौन से है, तो इसमें हमें कई देखने को मिलते हैं। हमें देखने को मिलता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, CRR, SLR, जो रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है, तो कई सारे देखने को मिलते हैं। तो इसमें जब हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया है कि आपको शॉर्ट में मतलब मोस्ट ऑफ दी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि यहाँ पर आरबीआई जो है, आरबीआई लिक्विडिटी इंड्यूस ये करने के लिए जो सिक्योरिटीज है उसका गिव एंड टेक करती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसका गिव एंड टेक करती है। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि फर्ज कीजिए कि यहाँ पर है आरबीआई, ठीक है, आरबीआई, अब इनको क्या करना है। अब सबसे पहले तो एक चीज ये समझ लीजिए, इकोनॉमी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, जिस चीज की डिमांड इंक्रीज होती है उस चीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, मतलब प्राइजेस इंक्रीज हो जाती है। जिस चीज की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया, हाँ, उसकी वैल्यू कम, प्राइजेस कम। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब सोचिए कि जब, अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर जो करेंसी है, ठीक है, उसका अगर सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा हो जाए, बहुत ही ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाएगी। अगर सर्कुलेशन कम हो जाए तो उसकी वैल्यू जो है, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो अब यहां पर क्या होता है कि जब भी यहां पर इन्फ्लेशन जो है उसे कंट्रोल में करना हो, इन्फ्लेशन को क्या करना हो, कंट्रोल में करना हो, तब भी यहां पर ओपन मार्केट ऑपरेशन हमें देखने को मिलता है। ये काम कैसे करता है कि आरबीआई जो है उसे क्या करना है, अभी सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, मतलब क्या हो रहा है, लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा है। लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा रहेगा तो क्या होगा, मेरे हाथ में अगर 1 करोड़ रुपए है तो मैं खर्च करूंगा, खर्च करूंगा तो सब लोगों के पास 1 करोड़ रुपए है तो क्या करेंगे, खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो मार्केट में जब भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई का क्या मकसद रहेगा कि मेरे हाथ में जो पैसा है उसे ले लिया जाए। अब छीन सकती है क्या, भाई बेड़ू चल पैसा दे, ऐसा छीन सकती है क्या, बिल्कुल नहीं छीन सकती है। उनको कोई ऐसी चीज लानी पड़ेगी जिससे कि वो पैसा, मेरे हाथ का पैसा जो है वो सक कर ले अपने तरफ। तो उसके लिए होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जो सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो जाए, ये सब हो जाए, तो वो निकालते हैं। उससे क्या होगा, गवर्नमेंट ने बॉन्ड निकाला, बोलेंगे भैया तुम मुझे 100 रुपए दो और फिर मैच्योरिटी के बाद मैं तुमको 110 रुपए दे दूंगा, मतलब 10% तुमको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। मेरे पास यहाँ पर पैसे हैं, मैं 100 रुपए का बॉन्ड खरीद लूंगा। ऐसे सभी लोग बॉन्ड खरीद लेंगे। तो मतलब क्या हो रहा है, जो लोगों के हाथ में पैसा था वो आरबीआई ने अपनी तरफ सक कर लिया, है ना, और सब लोगों के हाथ में बॉन्ड्स आ गए। ठीक है, ये एक हो गया। अब सोचिए कि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, और ऐसे समय पर अगर यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगा, डिफ्लेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए अब लोगों के हाथ में पैसे देना है। पैसे कैसे देना है, तो ऐसे समय पर क्या होता है कि जो लोग हैं उनको पैसा देने के लिए, सिक्योरिटीज जो है वो सेल की जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो आरबीआई परचेस कर लेता है कि भैया दो, मुझे दो, मैं यहाँ पर पैसा जो है वो इंड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये लोगों के साथ हो सकता है, गवर्नमेंट के साथ हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ। यहाँ पर मैंने आपको आसान शब्दों में बताने के लिए क्या किया है, लोगों का उदाहरण दिया है, लेकिन यहाँ पर लोगों के जगह पर आप गवर्नमेंट डाल दीजिए, है ना, तो ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें चीजें जो है वो देखने को मिलती है। मतलब क्या होगा कि आरबीआई जो है वो क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है, ठीक है, अब गवर्नमेंट को क्या करना है, लोगों के हाथ में पैसा देना है। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो परचेस करेगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट को पैसा देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस कर रहा है, गवर्नमेंट के हाथ में पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट के हाथ बहुत पैसा आ गया, गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया, सभी के हाथ में, सभी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली होता है, आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसे सेल एंड परचेस करके अगर वो कंट्रोल करते हैं पैसों को, तो उसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। आसान शब्दों में बताया आपको, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डिटेल में मैं इकोनॉमिक लेक्चर्स में जाऊंगा। और कैश रिजर्व रेशो होता है, कैश रिजर्व रेशो जिसे हम सीआरआर कहते हैं। हमने जो अकाउंट है, बैंक में पैसा जमा कर दिया, ठीक है, बैंक में पैसा जमा कर दिया, और फिर उसके बाद क्या होता है, बैंक जो डिपॉजिट हो रहा है उससे क्या करती है, डिपॉजिट जो पैसा हो रहा है उससे क्या करती है, लोन में पैसा घुमाती है। तो यहां पर 1,000 रुपए एक इंसान ने जमा किए बैंक में, ठीक है। अब यहां पर बैंक क्या पूरे 1,000 रुपए का लोन घुमा सकती है, लोन दे सकती है, नहीं। इसमें से कुछ जो पैसा है वो अलग निकाल के रखना पड़ता है, जिसे सीआरआर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4% है तो 960 बैंक जो है वो लोन में दे सकती है, 40 जो है यहाँ पर रखना पड़ेगा बैंक को अपने पास। ये क्यों रखना पड़ता है,
कि कोई अफोर्सिन अगर कोई आ जाए कि लोग जो है सीधा अपना डिपॉजिट मांगने के लिए आ जाए, उस टाइम पर बैंक बोलेगी मेरे ठंडन गोपाल मैंने सब लोन पे दिया हुआ है, उनको मांग लो रे बाबा, वो मान लिया भाग गया है, उसको मांगो पैसे, मेरे पास कुछ नहीं है ना। तो ऐसा ये देखने को मिल सकता है, इसलिए यहाँ पर कुछ पैसा जो उनके पास रहना चाहिए। तो ये क्या होता है, अब इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो ठीक है हमने देख लिया रीजन क्या है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर सीआरआर यहाँ पर क्या किया जाए, 40 के जगह 60 रुपए अगर बैंक को अपने पास रखने पड़े, तो यहाँ पर लोन में देने के लिए कम हो जाएंगे, लोन में देने के लिए कम होंगे तो अपने ब्याज दरों बढ़ा देंगे प्रॉफिट ज्यादा होने के लिए। और सीआरआर अगर कम कर दिया, तो 20 ही रुपए इनको रखने को बोला, तो यहाँ पर अपने ब्याज दर कम कर देंगे, प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है क्योंकि ज्यादा मैं लोन में दे पा रही हूँ। तो इससे क्या होगा, अगर ब्याज दर बढ़ा दिए तो लोग लेंगे क्या, लोन नहीं लेंगे, तो लोग लोन नहीं लेंगे तो खरीदी करेंगे क्या, नहीं करेंगे, खरीदी नहीं करेंगे, डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो प्राइसेस अपने आप कम हो जाएगी, है ना। और अगर कम कर दिए जाए, ब्याज दर कम कर दिया, लोग ज्यादा खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन कम ज्यादा जो है ये कर सकती है आरबीआई। फिर उसके बाद एसएलआर होता है, उसी का छोटा भाई एसएलआर समझ लीजिए। एसएलआर भी जो है वही होता है कि कुछ हिस्सा जो आपको अलग से निकाल के रखना पड़ता है। फर्क क्या है सीआरआर एसएलआर में, सीआरआर में सिर्फ कैश में रखना पड़ता है, इसलिए कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर में आप क्या कर सकते हो, आप जो गोल्ड है या फिर जो बॉन्ड्स होते हैं, मतलब सिक्योरिटीज होती है, उसमें भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन ये भी अलग रखना पड़ता है, आप लोन में नहीं घुमा सकती है बैंक, ठीक है। तो यही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, सेम वही कम ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो किया जा सकता है। फिर बैंक रेट आते हैं, बैंक रेट बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है आरबीआई, यहाँ पर है बैंक और यहाँ पर हम है। अब क्या है, लोन चाहिए, बैंक के पास के पैसे खत्म हो गए, बैंक ने आरबीआई से पैसे लिए, ठीक है। अब ये भी फ्री में देगा क्या बैंक को, नहीं, ये भी अपना कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। इंटरेस्ट रेट इसने चार्ज कर लिया, फिर अगर इसने 4% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया है, बैंक जब वही पैसा लोन में देगी तो अपना प्रॉफिट तो लेगी, इसलिए यहाँ पर 6% कर देगी। तो अगर ये बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ेगा, ये कम करते हैं तो ये भी कम होगा। तो इसके थ्रू यहाँ पर आरबीआई जो है वो जज कर सकती है कि हमें इंटरेस्ट रेट ब्याज दर बैंक के बढ़ाने हैं, कम करने हैं, कि इन्फ्लेशन कम करना है, बढ़ाना है, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है। सेम वहां पर हमें रेपो रेट, ये सारी चीजें भी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हो रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, 4+-2 रखना होता है, मतलब 2 से लेकर 6% तक रखना पड़ता है इन्फ्लेशन को। अभी एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज भी हो रहा है ना। ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो उसी संदर्भ में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने कई सारे यहाँ पर लिए हैं, रेपो रेट अपने कंटिन्यूसली कम किए हैं। रेपो रेट कम करने का कारण क्या है, बैंक अपने ब्याज दर कम करे, बैंक ब्याज दर कम करेगी, लोग ज्यादा परचेस करेंगे, लोग ज्यादा परचेस करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो समस्या कम हो रही थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें स्टैग्नेंट रखा है। कारण क्या है, इन्फ्लेशन जो है उनके टारगेट से ऊपर चला गया है, 6% से ऊपर चला गया है। लेकिन दूसरी समस्या ये भी है कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया है तो फिर तो बढ़ाने चाहिए ना, रेपो रेट बढ़ाने चाहिए, जिससे कि बैंक अपने ब्याज दर बढ़ाए, लोग लोन ना ले, फिर डिमांड कम हो जाए और इन्फ्लेशन कम हो जाए। लेकिन दूसरी समस्या ये भी है कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो होना चाहिए, लोग परचेस नहीं कर रहे हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा जाना चाहिए, इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसी समस्या यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इस कोविड जो है इन्फ्लेशनरी है, डिफ्लेशनरी है, कि इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है, डिफ्लेशन कर रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम करंट राइज देखते हैं इन्फ्लेशन में, तो सप्लाई चेन डिसलोकेशन की वजह से हो रहा है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि जो सप्लाई है वो नहीं हो पा रहा है। जो अगर आप देखो कोई भी आप स्टोर में चल जाओ, एप्पल स्टोर में चल जाओ, वहां पर माल नहीं है, बहुत सारी जगहों पर माल ही नहीं है, मतलब सप्लाई नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से क्या डिमांड इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो मोस्टली हमें ये देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर लॉकडाउन की समस्या हो जाएगी वैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, है ना। दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लोग हैं वो कुछ परचेस नहीं कर रहे हैं, मतलब जो लोग परचेस कर रहे हैं बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये भी हमें प्रॉब्लम जो है देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें, मतलब आरबीआई ने इतनी सारी चेंजेस लाने के बावजूद यहाँ पर हमें जो रिफ्लेक्शन है उसका नजर नहीं आ रहा है। अभी भी इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, अभी भी जो ग्रोथ है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो इसलिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि प्रॉब्लम जो है, पजल जो है, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर जो भी मीटिंग होगी उसमें क्या होगा, ये एक देखने वाली बात हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ट्रेंड है इन्फ्लेशन का वो यहाँ पर स्टैग्नेंट रख के भी जो ग्रोथ है उस पर जो आरबीआई है वो फोकस कर सकती है। तो इसलिए ये सारी चीजें अभी देखने को मिलेगी। तो अब आपको पूरा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जो चीजें होती है वो समझ में आ गई। तो आप खुद जज कीजिए अब आगे क्या होगा। जब हम ये जज करने लग जाते हैं, जब हम ये सोचने लग जाते हैं, तब हमारा इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाता है। तो आगे मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, ये सब आप चीजें जो है वो सॉर्ट आउट कीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट। इनको क्या चाहिए कि यहाँ पर सिक्योरिटी ऑडिट जो है नेटवर्क्स की वो करे। सिक्योरिटी ऑडिट, ऑडिटिंग मतलब क्या है कि सही ढंग से सही पैसा जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही ढंग से सही पैसा आ रहा है,
कहाँ लॉन्ड्रिंग हो रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो देखा जाए। तो इसमें जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि सिक्योरिटी ऑडिटिंग जो है वो की जाए टेलीकॉम सेक्टर में, ये बोला जा रहा है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट जो है ये क्या है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट जो है ये स्टेप बाय स्टेप असेसमेंट होती है। स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप यहाँ पर ली जाएगी, उससे असेसमेंट यहाँ पर किया जाएगा। कंप्लीट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि यहाँ पर जो इंस्टॉल्ड, कितने इंस्टॉल किए गए हैं, कितने अपग्रेड किए गए हैं, वो सब यहाँ पर देखे, जिससे कि जो डाटा लीक है उसे प्रिवेंट किया जा सके। देखिए अभी हाल ही में हमने 59 जो ऐप्स है उन्हें बैन किया, चाइनीज ऐप। उसका कारण क्या है? हमारे सिक्योरिटी को थ्रेट है, डाटा लीक हो रहा है ना। इसके वजह से यहाँ पर हमने जो बैन है वो लगाया है। तो अब ऐसे सिनारियो में यही बोला जा रहा है कि जो ऑडिटिंग है वो की जाए, जिससे कि डाटा लीक अगर हो रहा है तो उसे यहाँ पर सही तरीके से देखा जाए। ऑडिटर जो है डाटा स्टोरेज, सिक्योरिटी पॉलिसीज कंपनी की, वो भी सारी चीजें यहाँ पर देखे, उसके बारे में भी यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर बैकडोर, ट्रैप डोर वल्नरेबिलिटीज जो है उसे देखा जाए। मतलब इन शॉर्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर ट्रैप डोर क्या है? सीक्रेट एंट्री पॉइंट टू द प्रोग्राम और सिस्टम। मतलब क्या है कि आप क्या करोगे, आप यहाँ पर स्पेशल सीक्वेंस जो है यूजर्स का वो देख लोगे और उस तरीके से अपनी जो एक इन्वॉल्वमेंट है वो ला दोगे। मतलब कि क्या हो रहा है कि बैकडोर से सब पता चल रहा है कि कौन से कंज्यूमर है, किस तरीके के हैं, इनको क्या पसंद है क्या नहीं है। ट्रैप डोर से उनको ट्रैप किया जा रहा है। तो ये चीज हमें देखने वाली, तो ये वल्नरेबिलिटीज तो नहीं हो रही है, डाटा जो है वो लीक तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर देखी जाएगी और वो सब कुछ यहाँ पर किया जाएगा। अब यहाँ पर ऑडिटिंग जो है, मतलब क्यों क्यों टेलीकॉम को ये करना चाहिए? तो मेन रीजन वही है जैसे मैंने आपको कहा था, एक्सटर्नल ऑडिटिंग जो है ये यहाँ पर देखा जाएगा कि ट्रैप डोर, बैक डोर जो है ये यहाँ पर प्रॉब्लम तो नहीं हो रहे हैं, कुछ नेटवर्क इस तरीके से इंस्टॉलेशन तो नहीं कर रहे हैं कि प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप देखोगे चाइनीज वेंडर जो है वो यहाँ पर स्पाई चाइनीज गवर्नमेंट को दे तो नहीं रहे हैं, मतलब चाइनीज गवर्नमेंट की स्पाई तो नहीं बन रहे हैं कि कौन किस तरीके से क्या कर रहा है, कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, देश विरोधी एक्टिविटीज कुछ हो रही है क्या हमारे अगेंस्ट में। तो ये सब देखने के लिए ये जो ऑडिटिंग है वो की जा रही है। तो इसमें क्वेश्चन आपको क्या होगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें आपको ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि स्टेटमेंट्स वगैरह आएंगे, सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर या तो आपको ट्रैप डोर क्या होता है ये पूछा जाएगा, ट्रैप डोर काफी न्यूज में चल रहा है, या फिर आपको सीधी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट जो है किससे रिलेटेड है ये आपको पूछा सकता है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से, बैंक सेक्टर से, ये आपको पूछा सकता है। ठीक है, तो हवाई का एग्जांपल हमने देखा था, ये चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो उन्होंने तो बोला है, जो चाइनीज है उन्होंने तो बोला है कि कोई भी यहाँ पर हम इस तरीके की हरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑडिटिंग होना ये काफी जरूरी हो जाता है। क्लियर है। और उसी के साथ यहाँ पर ऑडिटिंग की गाइडलाइन जो है, मतलब यहाँ पर जो कमर्शियल कंप्लायंस नॉर्म्स है उसके रिगार्डिंग बोलिए, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि लीक हो रही हो, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो लीक कर रहा हो, जो जो चाइनीज गवर्नमेंट है उनकी तरफ इंफॉर्मेशन जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है अमेरिका डिबेटिंग मेल। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ये भी नहीं चल रहा है मेरा, मतलब ये जो पैड है लिखने का वो नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, देखिए अमेरिकन डिबेट कर रहे हैं मेल इन बैलेट्स। मतलब क्या है, मेल से भी आप जो क्या बोलते हैं उसको वोटिंग जो है वो कर पाओ। ठीक है, अब ये बात यहाँ पर निकाली जा रही है क्योंकि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो अमेरिका में वोट करेंगे, तो अमेरिका में पेंडेमिक चल रहा है, तो पेंडेमिक की वजह से लोग बाहर ना निकल पाए, इस वजह से मेल जो है उसके थ्रू भी आप वोटिंग कर सकते हो। अब देखिए वोटिंग जो अलग अलग तरीके से होती है, हमें ईवीएम के थ्रू देखने को मिलती है, पोस्ट के थ्रू देखने को मिलती है, प्रॉक्सी वोटिंग होती है, ईमेल वोटिंग होती है। ईवीएम मतलब क्या होता है, जैसे हम हमारे इंडिया में भी करते हैं कि वहां पर गए, ईवीएम मशीन रखी हुई है सामने, उसके वोट कर दिया। पोस्ट के थ्रू होती है, पोस्ट के थ्रू आप पोस्ट जो है उसमें आप डाल के वोटिंग कर रहे हो। प्रॉक्सी होती है, अगर आपने कॉलेजेस अटेंड किए हैं किए ही होंगे, तो जो प्रॉक्सी वोटिंग होती है, जैसे हम प्रॉक्सी हमारी अब्सेंटी या प्रेजेंटी लगाते हैं ना, कि प्रेजेंट है ना, कोई हमारा दोस्त ही बोल देगा, उस तरीके से होता है कि हम किसको वोट करना है, तो हमारा जो खास रिलेटिव है उसको एक अपॉइंट कर देंगे कि ये मेरी वोटिंग जो है वो कर देगा जाकर। फिर ईमेल होता है कि ईमेल के थ्रू आप वोट कर रहे हो। तो यहाँ पर पोस्ट के थ्रू अगर हम देखें इंडिया में, खासकर पोस्ट के थ्रू जो है वो किसके कौन कौन एलिजिबल है, क्या सभी है? क्योंकि इंडिया में पोस्टल वोटिंग जो है काफी न्यूज में चल रही थी अभी, क्योंकि बोला जा रहा है कि जो पर्टिकुलर एज से ऊपर के लोग हैं, ठीक है, वो आप एज बताइए, 60 है, 65 है, 80 ईयर्स है, क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जो पर्टिकुलर एज से ऊपर के लोग हैं उनको पोस्ट के थ्रू वोट करने को इजाजत दी जाए। क्यों? क्योंकि पेंडेमिक की वजह से।
तो करंटली अगर देखें, सर्विस वोटर जो आर्म फोर्सेस है, आर्म पुलिस फोर्सेस है, स्टेट एंड सर्वेंट्स है, जिनकी गवर्नमेंट ड्यूटी लगाई गई है, इलेक्शंस ड्यूटी, तो उनके लिए है ना, जो वोटर्स 80 ईयर से अबव है, जो डिसेबिलिटी से है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या होता है? पुनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन होते हैं। कोई आपने क्राइम किया, उसके बाद आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो वो होता है पुनिटिव डिटेंशन। लेकिन कोई आप क्राइम करने से पहले ही आपको डिटेन किया जा रहा है, उससे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये जो लोग हैं, इनको पोस्टल वोट से करने की इजाजत होती है। तो अब यहाँ पर यूएसए में हमारा हम देखें, ईमेल जो है वो भी लाया जा रहा है। तो ईमेल के थ्रू आप यहाँ पर वोट जो है वो कर सकते हो। अब पोस्टल बैलेट क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर मेल जो है, मतलब मेल जो है वो यहाँ पर क्रिटिकल माने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ईमेल है, ईमेल से क्या हो रहा है कि ओहो, ईमेल जो है उसमें कैसा हो रहा है कि ईमेल अगर अभी लोग जो यूज कर रहे हैं ईमेल, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, मतलब अगर उन्हें कुछ खरीदना है, मेडिसिन के लिए, कंसर्न जो है उसके लिए, तो मेल जो है वो पहुंच नहीं रहे हैं, या फिर टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं, या फिर उसमें कुछ डिले हो रहा है, या फिर कुछ छेड़खानी भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें हो रही है, इसलिए यहाँ पर वार्न किया गया है कि रीच नहीं हो रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर टाइम पर। तो वही अगर वोटिंग के टाइम पर हो, तो अगर पहुंचे ही ना, तो उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो या इसके अगेंस्ट में है। उनका ये बोलना है कि डेमोक्रेट जो है उनको ज़्यादा फायदा होगा इससे, और क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जा नहीं सकते हैं वोटिंग करने के लिए, वो मेल से करेंगे तो उनको सहूलत हो जाएगी, जो डेमोक्रेटिक के लिए अच्छा है। और उसी के साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि छेड़खानी भी हो सकती है ईमेल के साथ, लेकिन इसकी जो संभावना है काफ़ी कम जताई जा रही है कि ईमेल के साथ भी छेड़खानी हो सकती है। तो ऐसी सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर मेल से अगर हम देखें तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जो है सिर्फ उसी सिलसिले में होगा। अब देखिए, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पहला जो पीपीटी था, कौन कौन से होते हैं, टाइप होते हैं वोटिंग के, वो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बाकी ये तो वही है, सर्कमस्टेंसेस स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में होगा, जैसे कि इलनेस हो गया, इंजरी हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, है ना, आउट ऑफ स्टेट अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उस टाइम पर हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम अगर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं, तो ये वाला आर्टिकल जो है बेसिकली जो साउथ कोरिया उसके बारे में बात कर रहा है। साउथ कोरिया कैसे झमेले में पड़ा हुआ है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पर क्या है, ओपन इंडो पैसिफिक, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जो है उसका विजन यहाँ पर जो जो कोरिया है, साउथ कोरिया है, वो खुलकर नहीं कर पाता है। देखिए, इसके कई कारण है। एक अगर हम देखें, चाइना, चाइना के साथ बहुत अच्छा ट्रेड है साउथ कोरिया का। और साउथ कोरिया ने क्या किया था, जब क्वाड में, क्वाड हम आगे देखेंगे क्या है, अब मैं आपको एक ओवरलुक बता रहा हूँ फिर, क्योंकि जिससे कि फिर हम फास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो देख सकें। क्वाड जो है वो इंडिया, जो टाइज हमें देखने को मिलते हैं इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सब बोलिए, और उसमें जब साउथ कोरिया जो उसने भी इंगेजमेंट दिखाया तो चाइना चिढ़ गया। फिर चाइना ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें की जिससे कि जो साउथ कोरिया उसे नुकसान हो। फिर साउथ कोरिया ने मान लिया कि हाँ ठीक है, हम यहाँ पर यूएसए के साथ मिलकर कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, क्वाड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसी सब चीज़ें। और चाइना जो है नॉर्थ कोरिया के साथ खास रहता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बिल्कुल पटता नहीं है। तो जब साउथ कोरिया, मेरा ये बोलना है कि जब साउथ कोरिया इतना फेवर कर रहा है चाइना को, उसके अकॉर्डिंग जब बिहेव कर रहा है, हालांकि तब भी जब चाइना जो है सब तरफ अपना क्लेम जता रहा है, अगर आप देखो साउथ चाइना सी जो कि साउथ कोरिया के भी करीब है, वहां पर अपना क्लेम जमा रहा है कि पूरा एरिया मेरा है। साउथ चाइना वहां पर भी कुछ, साउथ कोरिया वहां पर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, और नॉर्थ कोरिया के साथ झगड़े हैं साउथ कोरिया के, फिर भी जो चाइना है वो नॉर्थ कोरिया का इतना ये करता है, उसमें भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर वही सिचुएशन हो गई, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। कोरिया एंड चाइना अगर हम देखें तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मेजर लैंड सी बैटल है जापान को ये हो गई थी, इतिहास थोड़ा बहुत यहाँ पर बताया गया है ना 1895 में। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री में हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं, इसलिए मैं आप शॉर्ट में ले रहा हूँ। जो एमएम एकेडमी ऐप है, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम कोरियन वॉर, सभी जैपनीज वॉर, सभी वॉर जो है वो देखने वाले हैं। क्वाड जैसे मैंने आपको कहा था, यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया रेगुलर कंसल्टेशन जो है वो रखते हैं साउथ कोरिया के साथ भी। और यहाँ पर जो साउथ कोरिया उसका पार्टिसिपेशन जो हुआ था क्वाड प्लस फॉर्मेट में, तो उसमें भी यहाँ पर चाइना को बिल्कुल रास नहीं आया था, और इसलिए चाइना जो उसने यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो करने की कोशिश की थी। और फिर इन दी एंड क्या हुआ कि यहाँ पर जो टेंशन है उसे ईज करने के लिए साउथ कोरिया ने यहाँ पर 3 नोज बोल दिए कि ना, हम ये ना करेंगे। मतलब क्या, कोई भी एडिशनल डिप्लॉयमेंट थर्ड बैटरीज वो नहीं होगा, कोई भी इंटीग्रेशन जो है यूएस लेड जो रीजनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसमें नहीं होगा, कोई भी ट्राइलेटरल अलाइनमेंट जो है यूएस जापान के साथ वो नहीं होगा। मतलब हम क्या करेंगे, तुम्हारे पित्तू बनकर यहाँ पर बैठे रहेंगे, चाइना को ऐसा साउथ कोरिया ने बोल दिया।
अब यहाँ पर क्या है कि डिमांड जो है, डिमांड यहाँ पर साउथ कोरिया की अगर हम देखें तो वो मतलब पूरी तरीके से सरेंडर जो है चाइना के सामने वो देखने को मिल रहा है ना। अब यहाँ पर आप देखो कि मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है मतलब साउथ कोरिया और टोक्यो के बीच में, तो उस पर भी आपत्ति जो है यहाँ पर जताई गई थी। यहाँ पर इंफॉर्मेशन अगर आप देखो तो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये भी आप रिवाइज कर सकते हो। मतलब मुश्किल है एग्जाम में पूछे जाना, लेकिन फिर भी आपको पूछा जा सकता है, किसी भी इतना ही पूछा जाएगा मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो किसके बीच में है, साउथ कोरिया और जापान के बीच में है या नहीं है, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली इस आर्टिकल के थ्रू बोला यही जा रहा है कि साउथ कोरिया जो है उस पर पूरी तरीके से भरोसा भी नहीं किया जा सकता है, और साउथ कोरिया ऐसा क्यों कर रहा है उसके वो एक अपनी उलझन में फंसा हुआ है ना। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यही है कि यहाँ पर यूएस और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो है चाइना पर उसमें फंसा हुआ है कि क्या करे, है ना। साउथ कोरिया जो है उसे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसे एक व्यू की तरह, अपॉर्चुनिटी कैपिटलिज्म की तरह देखने की कोशिश की, और उसकी जो मेंबरशिप है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में, वो भी यहाँ पर चाइना को बहुत सारी इनिशिएटिव्स में फेवर करता है। तो मतलब चाइना का ही एक पिट्टू बनकर जो साउथ कोरिया है वो रह रहा है। और देखने वाली बात हो कि आगे किस तरीके से उसका स्टांस है वो निकल कर आता है, किस तरीके से एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से, इंडिविजुअल कंट्री के बेसिस पर वो अपना जो पक्ष है वो रख पाता है। और देखिए चाइना जो है उसके कुछ कंसर्न्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चाइना क्या कंसर्न है, चाइना जो है वो मिसाइल उससे कोई इतना कंसर्न नहीं है, लेकिन वो क्या है जो एडवांस रेडर सिस्टम है जो यहाँ पर चाइना के एक्शन को ट्रैक करता है उससे वो कंसर्न है। यूएसए का जो प्रेजेंस है ईस्ट एशिया में उससे वो काफी खफा है, भले वो जापान में हो, साउथ कोरिया में हो, उससे वो खफा है। और उसी के साथ साथ जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म मिलिट्री डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस रीजन में चाइना का, उसमें अगर कोई इंटरफेयर करे उससे चाइना जो है वो कंसर्न रहता है। तो यही वजह से जो साउथ कोरिया है उसे वो अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहा है, और ये सारी चीजें जो है उसे एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि उसका कंसर्न, उसका दबदबा जो है पूरे एशिया में वो बरकरार रहे। अब देखिए जो यहाँ पर इंटरफियर चाइना जो है वो इस तरीके की हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, उससे जो साउथ कोरिया है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट में फर्क पड़ा है, बहुत सारे एस्पेक्ट जो है वो हैम्पर हुए हैं। उसमें हमें देखने को मिलता है इकोनॉमिक्स, उसमें हमें देखने को मिलता है कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर, उसमें एंटरटेनमेंट आता है, डेमोग्राफिक आता है, टूरिज्म आता है। अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो बिजनेस जो है जैसे कि एलजी या सैमसंग हो गया, ये काफी हैम्पर हुआ है। उसी के साथ बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो वहां पर शट डाउन हो गए हैं। कॉस्मेटिक की अगर हम बात करते हैं तो सेल जो है साउथ कोरियन कॉस्मेटिक का, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, वो भी यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है। एंटरटेनमेंट अगर हम देखते हैं तो उसमें भी कॉन्सर्ट्स बोलिए, शोज बोलिए, कमर्शियल वेंचर्स बोलिए, उसमें भी यहाँ पर कैंसिल किए गए हैं। अगर हम यहाँ पर टूरिज्म देखते हैं तो वो भी यहाँ पर ड्रास्टिकली गिर चुका है। तो साउथ कोरिया जो है पूरी तरीके से उसकी इंडस्ट्री, सभी तरह की इंडस्ट्री जो है हैम्पर हो रही है, ये भी कंसर्न यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो साउथ कोरिया जागो, ग्राहक जागो। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं हमारे मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर। तो इसका जवाब जो है हमें ओमान देखने को मिलता है। और आप एमएम एकेडमी ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेरियस कोर्सेस है जो आपको एग्जाम में काफी फायदा दिला सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।